हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए बच्चों, जो हमने पहले स्टेटमेंट की बात करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी होती हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इसमें इंफॉर्मेशन दी होती हैं उसमें केवल जो डाटाज होते हैं वो एक मूक आशय प्रकट करते हैं तथा वो अपने आप में नहीं बोलते हैं। और जो उनका प्रयोग करता है, जो उनको यूज़ करता है, जो उन्हें जबान देते हैं या उनके बोलने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही क्या होता है, हम उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। और कुछ ऐसी साइंटिफिक मेथड हैं उनका प्रयोग करके जो ये मूक तथ्य हैं, जो मूक डाटाज हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उनको इस तरह से उस तथ्य की ओर इंगित किया जाता है कि उसकी वास्तविकता क्या है। तो इस तरह से जो प्रयोग करता है, जिनको यूज़ कर रहे हैं, उसका ये प्रयास होता है कि जो फाइनेंस स्टेटमेंट है उनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाए, कि जिससे कि जो फर्म है उसके जो डाटाज हैं उनको सही ढंग से जाना जा सके, उनको सही ढंग से एनालिसिस किया जा सके, उनको सही ढंग से इंटरप्रिटेट किया जा सके। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो डाटा है उनको किस तरह से एनालिसिस करते हैं, किस तरह से उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग की। मीनिंग: एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द साइंटिफिक calculation of the relationship between one fact with the other to measure the profitability, operation efficiency, solvency, and the growth or potential of the business. In other words, we can say the financial analysis is a purposeful and scientific presentation of financial statement. तो देखिए, जो एनालिसिस है वो ये बताता है कि जो एक हम ये बात करेंगे कि एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है, या फिर कहेंगे कि जो वित्तीय विवरण है उसके विश्लेषण का तात्पर्य उसमें दिए गए तथ्यों को किसी साइंटिफिक मेथड के द्वारा डिफरेंट पार्ट में प्रस्तुत करना तथा उनको आवश्यकता सुविधा अनुसार उनको अनुविन्यासित करना, ताकि उनमें आपस में संबंध विकसित हो सके, उनके अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सके। तो इस तरह से एनालिसिस इज ए टेक्निक कि जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो डाटा दिए गए हैं उनके बारे में हमें एक मीनिंगफुल, पर्पसफुल प्रेजेंटेशन करता है। फिर हम बात कर सकते हैं कि द टेक्निक ऑफ लिंकिंग इंफॉर्मेशन विथ वन अनदर फॉर मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन एंड टू एस्टेब्लिश सॉलिड कंक्लूजन आर नोन एज टेक्निक्स फाइनेंशियल एनालिसिस। इट मीन्स, वही बात करेंगे यहाँ पे भी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो डाटाज हैं उनको इस तरह से प्रेजेंट करना कि उनका एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाला जा सके, ताकि जो लोग इससे संबंधित हैं, जो लोग इसमें हित रखते हैं, उनको आसानी से वो समझ में आ सके। और वी कैन से कि एनालिसिस इज ए नेसेसरी बिफोर इंटरप्रिटेशन, कि जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं उससे पहले क्या जरूरी है, एनालिसिस करना जरूरी है। Interpretation of financial statement mean making understandable to them for whom they have been made. Interpretation become difficult without analysis. तो जब तक एनालिसिस नहीं किया जाएगा तब तक इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, और इंटरप्रिटेशन बिना एनालिसिस के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ही जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खाते में जो प्रविष्टि हैं, जो संख्या के द्वारा फर्म की वास्तविक प्रगति और वित्तीय स्थिति की कहानी स्पष्ट कर सकते हैं, और वो भी सरल भाषा में, ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी उनको आसानी से समझ सके। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। देखिए, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू बी मैगी, जॉनसन एंड केलर के अनुसार, तो ये बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द पर्पस ऑफ सिलेक्शन, रिलेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये हमें कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द प्रोसेस, ये प्रोसेस है किसका, सिलेक्शन, रिलेशन और इवैल्यूएशन का।
फिर हम बात करेंगे अब अकॉर्डिंग टू जॉन एंड मेयर। देखिए जॉन एंड मेयर क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ लार्जली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन अ बिजनेस as disclosed by a simple set of statement and a steady trend of these factors as known in a series of statement. It means कि जो वित्तीय विवरण है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो क्या है, व्यापक रूप में किसी व्यवसाय में विवरणों के अकेले समूह द्वारा प्रकट किए गए विभिन्न वित्तीय कारकों के मध्य संबंधों और विवरणों की एक श्रृंखला में दर्शाई गई इन कारकों की प्रवृत्तियों का अध्ययन है। नाउ अकॉर्डिंग टू एफ वुड, टू इंटरप्रेट मीन्स द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन सिंपल टर्म ऑफ द बेनिफिट ऑफ द पर्सन। अब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन की। तो इंटरप्रिटेशन मीन एक व्यक्ति के लाभार्थ एक कथन का अर्थ स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना ही इंटरप्रिटेशन होता है। तो इसके हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको इस प्रकार से एक टेक्निकल रूप में प्रदर्शित करना जिससे कि आसानी से उन पक्षों को जो इससे रिलेटेड हैं उन पार्टीज को ये आसानी से समझ में आ सके। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट कॉमन ऑब्जेक्ट्स एंड सेकंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सामान्य उद्देश्यों में और दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में विशेष उद्देश्य। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कॉमन ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फर्स्ट है टू evaluation managerial efficiency। ठीक है, टू evaluation managerial efficiency, it means जो मैनेजर एफिशिएंसी है उसको एवेल्यूएट करना कि उसको ये जो मैनेजर एफिशिएंसी है वो प्रबंधन की कुशलता को उसका मूल्यांकन करना, क्योंकि संस्था में जो विभिन्न संसाधन है जैसे इसमें क्या है, श्रम, सामग्री, पूंजी के सर्वाधिक उत्तम उपयोग के संबंध में जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है उसको कार्य निष्पादन तथा योग्यता के मूल्यांकन के लिए भी वित्तीय विवरण है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका विश्लेषण किया जाता है, उसी के द्वारा वो पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टू एग्जामिन अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, अर्जन शक्ति की जांच भी किससे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से ही की जाती है। तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट है कि जो आय विवरण की जो सहायता से जो विभिन्न व्यावसायिक जो एक्टिविटीज हो रही है और विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है तथा उनकी एफिशिएंसी का जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है उसके माध्यम से जांच की जाती है। इसी आधार पर जो अर्निंग कैपेसिटी में आगे क्या सुधार किए जाने हैं इसके बारे में जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के द्वारा ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट टू मेक ए कंपैरेटिव स्टडी। देखिए कंपैरेटिव स्टडी के लिए तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का उद्देश्य ये है कि संस्था के जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, जो एनुअल रिजल्ट्स हैं को जो लास्ट ईयर के संबंध में जो भी कार्य कर रहे हैं, जो अन्य इकाइयों के साथ जो संचालन क्षमता की तुलना भी इसी के द्वारा की जाती है। और एनालिसिस के बिना, इंटरप्रिटेशन के बिना ये तुलना करना बहुत ही कठिन है। टू एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी जांच भी किसके द्वारा ही की जाती है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वित्तीय स्थिति की जांच भी इसके द्वारा ही की जाती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो एनालिसिस है उसका मेन ऑब्जेक्ट ही संस्था की जो फाइनेंशियल पोजीशन उसको शो करना होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रचना ही पर्याप्त नहीं है, केवल उसको बनाना ही पर्याप्त नहीं होता जब तक कि उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाता है। तो इसलिए जो व्यावसायिक संस्था है उसकी फाइनेंशियल जो सुदृढ़ता है और स्थायित्व को एनालिसिस के द्वारा ही अनेक प्रकार के रेशियो की गणना करके क्या कहते हैं उनको शो किया जाता है, ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी उनको आसानी से समझ सके। टू इन्वेस्टिगेट फ्यूचर प्रोस्पेक्टस।
तो जो टू इन्वेस्टिगेट फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए भी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि जो भावी संभावना है उनका उनका अन्वेषण करना, इन्वेस्टिगेट करना। कैसे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एक ऑब्जेक्ट है कि जो फ्यूचर में जो इनकम हो रही है, जो एक बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग या साउंड जो डिविडेंड पॉलिसी है उसकी संभावना के संबंध में गहन जानकारी प्राप्त करना होता है। और भावी जो योजनाएं हैं, जो हमने प्लानिंग की है, जो पॉलिसीज की है, जो बनाई जा रही हैं, वो किसके आधार पर की जाएंगी? जो परिणाम आ रहे हैं उनके आधार पर ही बनाई जाती हैं। और ये भविष्य के लिए बेस प्रस्तुत करता है ताकि ये ज्ञात किया जा सके कि संस्था की जो भावी डेवलपमेंट है उसकी क्या संभावना है और उसके लिए क्या जरूरी है, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ही जरूरी। उसी के माध्यम से हम जो भावी संभावना है उनको देख सकते हैं कि क्या और किया जा सकता है। टू एग्जामिन लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी। ठीक है, तो देखिए जो लिक्विडिटी और सोल्वेंसी है उसको एग्जामिन कैसे किया जा सकता है? वो भी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही। जो तरलता और शोधन क्षमता की जांच भी इसी के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका एनालिसिस का ये एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि जो बैलेंस शीट है उसकी सहायता से संस्था की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी कैपेसिटी की जांच की जा सके। और इसका संस्था की गुडविल पर बहुत ही कहेंगे कि डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए सभी ये जानना चाहते हैं कि संस्था अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज हैं उनको चुकाने में वो सक्षम है या नहीं है। और वो किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के द्वारा ही किया जांच करके पता लगाया जा सकता है कि संस्था जो अपने जो लायबिलिटीज हैं, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, उनको चुकाने में सक्षम है या नहीं है। टू असेस प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी को असेस भी किसके द्वारा किया जा सकता है? एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के द्वारा ही। कि जो लाभदायकता का निर्धारण संस्था का एक मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि अपने लाभों को अधिक से अधिक वृद्धि कर सके या की जा सके, क्योंकि जो भी संस्था है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से मेन उसका ऑब्जेक्ट लाभ कमाना ही होता है। तो इसलिए जो सभी प्रकार के व्यक्ति ये जानना चाहते हैं कि वो संस्था लाभदायक है या नहीं है, इसलिए एनालिसिस के द्वारा ही जो विनियोजित पूंजी के संदर्भ में लाभदायकता को या प्रॉफिटेबिलिटी को मापा जा सकता है। और उसके लिए इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस बहुत ही जरूरी है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी की जानकारी प्राप्त की जा सके, क्योंकि जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। तो एक प्रॉफिटेबिलिटी जानना भी बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखिए संस्था के कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है किसमें? संस्था में। और बट ये इंटरेस्ट क्या होता है? सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे जो डेटर्स हैं या अल्पकालीन जो शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है जिन्होंने, वो व्यक्ति ये चाहता है कि संस्था अपने जो लायबिलिटीज है उनको चुकाने में सक्षम है या नहीं है। और विश्लेषण या इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ही जो अल्पकालीन सोल्वेंसी है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में जो अलग अलग जो में मानेंगे जो हित रखने वाले व्यक्ति हैं, हित रखने वाले जो पक्षकार हैं, उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या अलग अलग हैं वो हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है टू गिव इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, देखिए इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? जो पैसा या तो धन किस में लगाते हैं? बिजनेस में लगा रहे हैं। और विनियोजकों का यह एक कहते हैं इंटरेस्ट होता है कि वो अपने धन की सुरक्षा तथा सुरक्षा कर सके। और कैसे होगा कि संस्था की जो अर्जन कैपेसिटी है उसको जानकारी उसके प्राप्त करके, तो उनका विश्लेषण का ये मुख्य उद्देश्य होता है कि संस्था की वर्तमान और भावी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। और इनका हित क्या होता है? संस्था की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ही होता है, क्योंकि इसका प्रभाव सीधा संस्था पर पड़ता है। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के लिए जानकारी प्राप्त करना कि संस्था की स्थिति कैसी है वो किसके द्वारा हो सकता है? केवल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही। तो इस तरह से जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के द्वारा ही एक इन्वेस्टर्स को एक अच्छी
मतलब जो संस्था की पूरी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है और मैनेजमेंट को भी इस बात में रुचि होती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस प्रकार से उसका एनालिसिस किया जा सके, इंटरप्रिटेशन किया जा सके। और इस बात का संपूर्ण उत्तरदायित्व किसका होता है? मैनेजमेंट का ही होता है कि संस्था के साधनों का सर्वाधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो संस्था है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। और तो इस तरह से उनका विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? संस्था की प्रत्येक जो संचालन क्रिया का तुलनात्मक और कुशलता से मूल्यांकन करना, ताकि संस्था अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सके, उसमें आसानी से सफल हो सके। इसके अलावा सेम बात करेंगे कि जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, उसी के द्वारा कि जो काम किया जा रहा है वो सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ। तो कुशलता की जांच के लिए भी प्रबंधक क्या चाहते हैं? एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन चाहते हैं। नेक्स्ट, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ये पता लगाती है कि जो संस्था है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम कर रही है, ठीक है, लेकिन संस्था क्या अपने सामाजिक दायित्व का पालन कर रही है या नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट ये जानना चाहती है। तो उसके लिए भी इसलिए वो विश्लेषण में रुचि रखती है कि जो लाभांश घोषित की प्रवृत्ति है उसका अध्ययन की जानकारी प्राप्त करना, और उस इसलिए वो क्या विश्लेषण में रुचि रखती है। और साथ ही यह भी जानकारी कि जो टैक्स बनाए जाए, जो नीति बनाई गई है वो किस तरह से बनाई जाए, उसके लिए भी एनालिसिस इंटरप्रिटेशन बहुत ही जरूरी। इस तरह से गवर्नमेंट भी इसमें रुचि रखती है। तो उसको गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही गवर्नमेंट को भी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सोल्वेंसी। देखिए सोल्वेंसी की इंफॉर्मेशन के लिए भी एक ये ऑब्जेक्ट भी है कि जो सोल्वेंसी की इंफॉर्मेशन हमें पूरी तरह से प्राप्त हो जाती है। अब इसके लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ऋण है या एडवांसेस की पूर्ति करने वाली जो संस्थाएं हैं, जो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी कैपेसिटी जानकारी चाहती है, और इसके लिए उनका ये उद्देश्य होता है कि जो संस्था है उसकी लाभदायिता का मूल्यांकन किया जाए, संस्था के फिर ब्याज व परिपक्वता पर धन के भुगतान के लिए रोकड़ सृजन की क्षमता, कोष के विभिन्न स्रोतों के संबंध में आदि की जानकारी है वो किससे प्राप्त होती है? केवल विश्लेषण से। तो इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि संस्था की जो सोल्वेंसी कैपेसिटी है वो कैसी है, और वो सब किससे प्राप्त होती है? केवल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही। वे संस्था के क्या करते हैं? जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो ये मानेंगे कि जो अपना पैसा इसमें लगा रहे हैं, उनको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो शोधन क्षमता है, सोल्वेंसी कैपेसिटी और लाभदायकता में ही अधिक रुचि होती है। तो वो इसके लिए क्या करते हैं? केवल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही वो ये इंफॉर्मेशन या ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो बिजनेस है उसकी या जो संस्था है उसकी शोधन क्षमता क्या है और उसकी लाभदायकता क्या है। तो इस तरह से अलग अलग जो हित रखने वाले पक्षकार हैं उनके सबके ऑब्जेक्ट सबके अलग अलग होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के।